जय हिंद। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक। आज से हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बेस है, यानी आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आगे आने वाले चैप्टर के लिए ज़रूरी है। यह चैप्टर न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यह चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हमको मतलब अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमको पढ़ना है वैद्युत आवेश, अर्थ, प्रकार और गुण, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग, विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, सतत आवेश तथा उसका वितरण। इस चैप्टर के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हमको पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत पहले टॉपिक, जिसका नाम है वैद्युत आवेश, को एक मैजिक के माध्यम से समझेंगे। अगर हम ये कोई प्लास्टिक की वस्तु है, देखिए कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा है, ये खींच ले रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है। तो वास्तव में ये क्या है, एक जादू है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इस प्लास्टिक के चीज को मतलब प्लास्टिक के कलम को अपने बालों से रगड़ते हैं तो एक प्रकार का इसमें बल उत्पन्न हो जाता है। यह बल एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में यह बल जो है विद्युत प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ है, और यह विद्युत प्रभाव जो है इस पेन में, जो प्लास्टिक का पेन है, आवेश के उपस्थिति के कारण आया है। आवेश के उपस्थिति के कारण आया है। ठीक, यानी कि जब किसी वस्तु को हम बालों से रगड़े हैं और उसके कागज के छोटे टुकड़ों को जब पास में लाए हैं तो कागज के छोटे टुकड़ों को ये क्या कर ले रहा है, आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई न कोई बल कार्य कर रहा है। तो यह बल कैसे उत्पन्न हुआ है, इसमें इसको रगड़ने से इसमें आवेश आ गया है। उस आवेश के कारण इसमें विद्युत का प्रभाव आ जा रहा है, जिसके कारण किसी चीज को खींचने की कैपेसिटी आ जा रही है, मतलब बल आ जा रहा है। तो इस आधार पर हम आवेश को परिभाषित करेंगे। अगर व्यवहारिक तरीके से समझेंगे, किसी पर्सन को ही ले लीजिए, बढ़िया से रगड़ दीजिए तो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाता है मतलब वो आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाता है तो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, किसी को मारने के लिए दौड़ता है, या एक गुस्सा का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण उसमें क्या, गुस्सा का भाव मतलब आवेशित हो जाता है। किसी भी चीज को बढ़िया, किसी आदमी को बढ़िया से रगड़ दीजिए उसके दोनों कान पकड़ के, तो आवेशित हो जाएगा। गुस्सा हो जाएगा मतलब आवेशित हो जाएगा। उस आवेश के कारण क्या होगा, उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, उसके अंदर विद्युत का एक प्रभाव आ जाएगा। ये विद्युत का प्रभाव आया क्यों है, क्योंकि हमने आवेशित किया है। कैसे, उसको रगड़ करके, यानी किसी भी चीज को रगड़ेंगे तो एक प्रकार का उसमें आवेशन आ जाता है, जिसके कारण उसमें बल उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पर हम आवेश को परिभाषित करेंगे। देखिए,
दैनिक जीवन में अगर इसको पढ़ने, दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि सूखी कंघी से बाल कंघी करने पर कागज के छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। मतलब सूखी कंघी से बाल कंघी करने पर, सूखी कंघी ले लीजिए और बाल से इसे कंघी कर लीजिए, उसके बाद छोटे टुकड़ों को ऐसे टच कराइए तो उसको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण विद्युत प्रभाव के कारण होता है। यह प्रभाव विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताता है। यानी विद्युत आवेश क्या है उसको आगे देखते हैं। देखिए विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल उत्पन्न करता है। अभी ने हम बताएं किसी चीज को रगड़ देंगे तो वो आवेशित हो जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। अगर आदमी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसको बढ़िया से रगड़ दीजिए तो गुस्सा हो जाता है, मतलब आवेशित हो जाता है। जैसे ही आवेशित हो जाता है उसके अंदर क्या आ जाता है, एक बल आ जाता है। तो वही कह रहा है, उसी प्रकार से किसी पदार्थ को रगड़ेंगे तो रगड़ने से उसमें विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। यह करता क्या है, अन्य आवेशों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगता है। आवेशन आ जाता है, आवेशन के कारण उसमें बल उत्पन्न हो जाता है। जब बल उत्पन्न हो जाता है दूसरे प्रकार के आवेशित कणों को क्या करता है, आकर्षित भी करता है, प्रतिकर्षित भी करता है। अगर एक साधारण उदाहरण आदमी की रिस्पेक्ट में देखें तो एक छोटा बच्चा जब आवेशित हो जाता है तो आकर्षित होता है अपने माता की ओर, अपने माता को देखता है तो देखने के बाद उसके अंदर एक आवेशन आ जाता है। तो आवेशित हो जाता है तो क्या होता है, अपने माता की तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी दुश्मन को देख लें तो क्रोधित हो जाएंगे, मतलब आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाएंगे तो क्या करेंगे, उसे दूर हटने की कोशिश करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण का भाव आएगा। तो आवेशन होने से दो चीज तो कन्फर्म है, आकर्षण का भी भाव आता है और प्रतिकर्षण का भी भाव आता है। तो इस आधार पर हम लोग आवेश के प्रकार भी पढ़ेंगे। देखो अन्य आवेशों को देखो, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल उत्पन्न करता है तथा अन्य आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। विद्युत आवेश या इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। तो उम्मीद है कि आवेश को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आवेश वास्तव में क्या होता है, रगड़न से पैदा होता है। रगड़ने के बाद अगर आदमी के रिस्पेक्ट में देखोगे, मनुष्य के रिस्पेक्ट में देखोगे तो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है मतलब आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है तो उसके में एक बल आ जाता है। बल आता क्यों है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का विद्युत प्रभाव हो जाता है, विद्युत प्रभाव आ जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है तो वो आवेश की उपस्थिति को बताता है। आवेशन दो प्रकार का हो सकता है, जब किसी के प्रति आवेशित होने पर लगाव का भाव आए तो उसको कहते हैं आकर्षित होना। जब किसी के प्रति आवेशित होने पर विरोध का भावना हो तो उसको उसका प्रभाव प्रतिकर्षण का प्रभाव बताता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। अब आवेश को जानने के बाद अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी शब्द कैसे आया, और इस चैप्टर का नाम भी है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखो इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। थेल्स के लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान के वैज्ञानिक ने देखा कि जब एम्बर को रगड़ा जाता है तो वो हल्की वस्तुओं को खींचता है। ग्रीक भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक, और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया। आप एम्बर जैसे ये एम्बर शब्द आ रहा है ना, एम्बर को रगड़ा, तो एम्बर को रगड़ने पे वो देखा कि उसके अंदर हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है, और इसी एम्बर से बना है इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन से शब्द आया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के पीछे ये थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। आप एम्बर को पिक्चर में देख सकते हैं। आप अमेजन पे इसको जब सर्च करेंगे तो बढ़िया से ये दिख जाएगा। ये काफ़ी महंगी धातु है। तो इसी एम्बर से बना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन शब्द से आया है इलेक्ट्रिसिटी। आवेश उत्पन्न होने की विधि, किसी वस्तु को रगड़ने पर उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। पहले ही बताएं, जब किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब किसको किससे रगड़ेंगे तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। देखिए कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ेंगे
तो कांच पे प्लस चार्ज आ जाता है और रेशम पे माइनस चार्ज आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो दोनों आवेशित हो जाती हैं, एक पर प्लस आवेश आ जाता है, दूसरे पे माइनस आवेश आ जाता है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो इस पे माइनस चार्ज आता है, इस पे प्लस चार्ज आता है। एबोनाइट क्या है? एबोनाइट एक प्रकार का रबर जैसा पदार्थ है जिसमें सल्फर को मिला करके एक धातु का रूप दिया जाता है। तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न हो जाता है, एबोनाइट पर माइनस आवेश आता है, बिल्ली के खाल पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये रगड़न वाली चीज़ केवल रगड़ने से ये नहीं होता, कभी कभी जाड़ों के दिनों में आप स्वेटर निकालिए या साल ओढ़े ऐसे खींचिए तो चटर चटर की आवाज़ आती है। और कभी कभी लगता है कि साल के दो टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो वो किस प्रभाव से होता है? वास्तव में उसमें क्या हो जाता है, एक प्रकार का आवेश जनरेट हो जाता है। आवेश जनरेट हो जाने से उसमें इलेक्ट्रिक प्रभाव आ जाता है ना, विद्युत का प्रभाव आ जाता है, जिसके कारण उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो जाता है। आप इसको महसूस किए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आवेशों का परस्पर प्रभाव देखो क्या होता है। अब आवेशों का परस्पर प्रभाव क्या होता है? समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश मतलब दोनों या तो प्लस आवेश होंगे या तो दोनों माइनस आवेश होगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर दोनों प्लस रहें या दोनों माइनस रहें तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन, REPLUSION। इसमें क्या होगा? इसमें भी रिपल्सन ही होगा, मतलब प्रतिकर्षण। ये चीजें आप व्यवहार में भी दे सकते हैं। प्लस माइनस के प्रति अट्रैक्ट होता है। लड़के लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, वो उनका चार्ज दूसरा होता है, हमारा चार्ज दूसरा होता है। तो ये प्रकृति में सार्वभौमिक सत्य है, प्लस का निगेटिव की ओर आकर्षित होना और प्लस का प्लस से दूर होना। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कांच की छड़ है, ये रेशम है, रगड़ने पे दोनों पर आवेश आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, इस पे निगेटिव आ गया। तो देखिए क्या कर रहे हैं ये दोनों। ये पहले ऐसे था, यहाँ पे था, ये आकर्षित होके यहाँ आ गया है, मतलब इधर घूम गया है। यानी इधर माइनस आवेश था, इधर क्या था? प्लस आवेश है, इधर क्या है? माइनस आवेश है। तो पिक्चर में आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये इधर मतलब इधर अट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे देखिए पहले मूल पोजीशन ये था। ठीक, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो इसे दूर हटा है, यानी यहाँ से ये यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए दोनों रेशम है, रेशम क्या है? इस पे माइनस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। तो क्या कर रहे हैं? देखिए एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। यानी यहाँ से आप रिजल्ट ये बस जान सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो। और विपरीत प्रकार के आवेश अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्शन हो गए, ARACTION। यानी विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान प्रकार के आवेश या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे जो किताब का पिक्चर है, कांच की छड़ मतलब इस पे प्लस इस पे प्लस, दोनों पे क्या होगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन, इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन। एबोनाइट की छड़ पे माइनस होता है, इस पे माइनस होता है, दोनों पे क्या होगा? प्रतिकर्षण। कांच की छड़ प्लस, एबोनाइट की छड़ माइनस, इस पे माइनस आवे, इस पे क्या होगा? आकर्षण। देख सकते हैं प्लस प्लस दोनों है तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर हट रहे हैं। यहां पे देखिए माइनस है, यहां प्लस है,
ये माइनस चार्ज है, ये सॉरी इस पे भी माइनस चार्ज है, दोनों पर माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब दूर हट रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये पिक्चर ये ऐसे होगा, वास्तव में ये ऐसे होगा, ठीक। तो ये पिक्चर के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। अब देखिए ध्रुवता क्या होता है, पोलैरिटी। किसी भी आवेश का चाहे धन होना या ऋण होना, वो उसकी पोलैरिटी कहलाती है, वो उसकी ध्रुवता कहलाती है। इसका अगर व्यवहारिक एग्जाम्पल देखेंगे तो जब चुनाव का दिन आता है तो कहते हैं कि चुनाव का ध्रुवीकरण हो गया है। ध्रुवीकरण हो गया है मतलब जब विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पर चुनाव न होकर के हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो उसको कहते हैं कि चुनाव का ध्रुवीकरण हो गया है। ध्रुवीकरण मतलब दो विपरीत स्वभाव के, दो विपरीत चार्ज के पार्टिकल। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आवेश का धन या ऋण होना क्या कहला रहा था, पोलैरिटी कहलाता है। यह अवधारणा कौन दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था 1750 ईस्वी में। तो ध्रुवता समझ में आ गया होगा। अब देखो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर हेडिंग डालना चाहते तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, जब आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आज का पूरा अध्याय जो है इसी पर आधारित है। जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है ना, तो वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रोसिटी वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो जितना भी हम साधारण जो भी चीज़ें यूज करते हैं लगभग इसी पर आधारित होता है, स्थिर वैद्युत पर आधारित होता है। ये पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो रिजल्ट जो अभी पढ़े उससे क्या रिजल्ट निकल सकता है कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, या ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश आकर्षित करते हैं, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण, अट्रैक्शन होगा, इसमें रिपल्सन होगा, ठीक। रगड़ से आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। और एक रिजल्ट ये है कि किसी भी चीज को रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है मतलब आवेशित हो जाता है। वैद्युत आवेश का मात्रक अब हम जानते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं विद्युत धारा I बराबर Q बटे के T होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। ये क्या है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यहीं से अगर हम Q बराबर IT लिखें तो Q क्या है, आवेश, इसी को कहते हैं आवेश, आवेश कहते हैं। तो अगर यहाँ से आवेश का मात्रक निकालना हो तो आवेश का मात्रक हो जाएगा I का मात्रक मतलब वैद्युत धारा का मात्रक मतलब एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। अगर आवेश का बीमा निकालना हो तो आवेश का अगर बीमा निकालना हो तो एम्पियर की बीमा क्या होता है, A, सेकेंड का बीमा क्या होता है, T, यानी क्या हो जाएगा, AT, ठीक। अब यहाँ से Q बराबर IT, और वास्तव में आवेश होता क्या है, हम बता दें आवेश कुछ नहीं होता है बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवेश जो जनरेट होता है विद्युत प्रभाव के द्वारा, तो विद्युत प्रभाव कैसे आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं। वास्तव में आवेश क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Q बराबर क्या होता है, NE, Q बराबर NE और Q बराबर IT। अगर समीकरण 1 इसको समीकरण 2 कर दें तो 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाए, यानी IT बराबर क्या हो जाएगा, NE। अगर यहाँ से हमको I निकालना हो या I बराबर निकालना होगा तो NE बटे के T हो जाएगा।
तो इस फार्मूले से IT बराबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग निकाल सकते हैं। जहां E बराबर क्या है, जहां E बराबर, E क्या है वास्तव में, आवेश है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। देखो यहाँ पे क्या लिखे, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड, या इसी को हम लोग कूलाम भी कहते हैं, या कूलाम। यानी आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड या कूलाम। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कूलाम होगा E बराबर। ठीक, तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी हम लोग लगा सकते हैं। तो आवेश के बारे में इतना थोड़ा सा जाने रहेंगे तो चैप्टर लगाने में थोड़ी आसानी होगी। हम देखो वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। जैसे हम लोग कहते हैं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बट ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको भी अगर एक उदाहरण के द्वारा समझे तो अभी हम कांच की छड़ को, कांच की छड़ है और रेशम, शुरुआत में जब दोनों अलग अलग है तो इस पे भी 0 चार्ज है, इस पे भी 0 चार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। इस पे चार्ज, आवेश कब आएगा, जब दोनों को रगड़ेंगे। तो जब रगड़ने पर, मतलब रगड़ने के पहले कुल आवेश, इस पे भी 0 आवेश है, इस पे भी 0 आवेश है, बराबर 0। रगड़ने पर जब दोनों को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर +Q आवेश आ जाता है और रेशम की छड़ पे -Q आवेश आ जाता है। फिर से दोनों को जोड़ देंगे तो +Q -Q क्या आ गया, 0। यानी रगड़ने के पहले भी आवेश 0, रगड़ने के बाद भी आवेश 0। ठीक, तो यही तो है आवेश का संरक्षण का नियम, कि जितना पहले था उतना ही रहेगा, केवल क्या होगा, रूप कुछ परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या हुआ है, रगड़ने के बाद ये एक दूसरे को अट्रैक्टिव हो गए हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित हो गए हैं, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, इस पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। एक दूसरे को क्या आते हैं, आकर्षण में आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल जितना पहले था उतना ही रहेगा, केवल क्या हो जाएगा, रूप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आवेश का संरक्षण का नियम। अब क्या, तो मूल आवेश क्या होता है। देखो वास्तव में क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, ये क्या, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी आवेश का क्वांटीकरण होना या परमाणुकता होना का मतलब ये है कि आवेश को हम लोग केवल पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, +-1e, +-2e, +-3e। यानी ये संख्या जो है 1 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये पूर्णांक में होगा। इसको दशमलव में नहीं कर सकते, मतलब फ्रैक्शन में नहीं ला सकते, यानी उसको विभाजित नहीं कर सकते। तो इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण होना। ठीक, तो क्वांटीकरण ऑफ चार्ज क्या होता है, ये होता है कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता है मतलब वो सीधा +-1 होगा या +-2 होगा या +-3 होगा, कहीं 0.5 इस टाइप का नहीं होगा। ठीक, यानी पूर्णांक में होगा। तो आवेश को पूर्णांक में लिखना ही क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहलाता है। अब इसमें अगर मूल आवेश की बात करेंगे तो मूल आवेश मतलब सबसे छोटा वाला आवेश। सबसे छोटा वाला आवेश क्या है, +-E। इसका मान क्या होता है, +-1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक, तो यही तो है मूल आवेश। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर ये। यानी मूल आवेश मतलब शुरुआत वाला आवेश।
ये ठीक है। तो उम्मीद है दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं, जैसे यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है, ये क्या है, आई है, आई बराबर 2 एम्पियर, टी बराबर 5 सेकेंड। तो 2 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित होगी तो चालक से गुजरने वाला कुल आवेश ज्ञात करो। तो आवेश अभी बताएं, आवेश Q बराबर आई टी, क्यू आई मतलब 2, टी मतलब 5, यानी कि 10 कूलाम। बस हो गया। कुछ क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और ये देख लीजिए, किसी चालक में 0.8 एम्पियर की धारा, ये क्या है आई, ये क्या है टी, 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती तो ज्ञात कीजिए चालक से गुजरने वाला कुल आवेश। कुल आवेश, इस कुल आवेश मतलब हल, कुल आवेश Q बराबर आई टी, आई मतलब 0.8, टी मतलब 10, यानी 8 कूलाम। दूसरा ए, बी क्या पूछ रहा है, इस आवेश के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन चालक से गुजर रहे हैं। चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, हम अभी बताएं, Q बराबर आई टी बराबर यानी ई, ठीक। तो यहाँ से अगर हम नंबर, यहाँ इस फार्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, यानी यन निकालें, तो यन बराबर क्या हो जाएगा, आई टी बटे के ई। आई मतलब 0.8, टी मतलब 10 यानी 8, यही थे, ई मतलब 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 8, 1.6, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 19। ये अगर अगर और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कर दीजिए 80 बटे के 16 गुणे 10 के पावर 19, ये हो जाएगा 16 पाँचे 80, 5 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएंगे। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आवेश, आवेश के बारे में पढ़ लिया। आवेश समान प्रकार के हों तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश हों, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, तो उनके बीच एक बल लगता है ना। किसी चीज़ को आकर्षण हो तो खींच रहा है यानी बल लग रहा है, किसी चीज़ से दूर जा रहा है तो भी बल लग रहा है। बल कितना लग रहा है, ठीक, उसी को बताने के लिए कूलाम का नियम आया है, ठीक है ना। यानी कूलाम का नियम ये बताता है कि आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। चलो पढ़ते हैं। कूलाम का नियम ये कहता है, कूलाम का नियम किस पे लागू होगा, दो आवेशों के बीच, ठीक। दो आवेश के बीच क्या बताएगा, लगने वाले बल को। यानी अगर दो आवेश हम ले लें Q1, एक दूसरा ले लें Q2, और उनके बीच की दूरी जो है अगर हम लोग R ले लें, ठीक, तो कूलाम के नियम के अनुसार ये Q1 कूलाम के नियम के अनुसार लिखते चलो, यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से
r दूरी लगने वाला बल, यहाँ चाहो तो कोष्ठक में अगर यहाँ लिख सकते हो आकर्षण आब्लिक प्रतिकर्षण, ठीक ठीक। यानी कि कूलाम के नियमानुसार यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो, देखो पिक्चर में रखा है ना, Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। वो बल क्या करता है, दोनों आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये, ठीक। अब दोनों समीकरण को मिला दो, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा साथ में, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे के r², यही ना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे F बराबर, अब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं K Q1 Q2 बटे के r², इसको इस्तेमाल के लिखना, इसको इस्तेमाल के लिखना, ठीक। प्रयोग द्वारा K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के कूलाम स्क्वायर होता है। ये समझ रहे हो, के का देखो, हम यहाँ पे के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जिसका मान प्रयोग द्वारा पाया गया कि 9 गुणे 10 के पावर 9। अब देखो के निकालोगे तो मात्रक उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर Q1 Q2, Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। N क्या है, न्यूटन है, M क्या है, मीटर है, C क्या है, कूलाम है। तो ये चीज समझ लेना, ठीक। तो यानी कि अर्थात फिर ये क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा अतः F बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे के r², जहां न्यू जीरो, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ पर लिखे, अगर न्यू जीरो लिखे हैं तो ये क्या है, ये एप्सिलॉन 0, इसको अलग से लिखने ये इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन 0, समझ में क्या। तो अलग से लिखना होगा, तो जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाता है, वैद्युतशीलता है, ठीक। एप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या कहते हैं, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता। एक्चुअली दोनों आवेश कहाँ रखे गए हैं, वायु में ही रखेंगे, है ना, दोनों आवेश वायु में रखा गया है। वायु में हो सकता है निर्वात भी हो, तो निर्वात की विद्युतशीलता इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कूलाम का नियम, ठीक। इसी को अगर मान रख देंगे, या इसी को रख देंगे, या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख दो, 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे के r²। बल है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। यदि हो गया, इसको कोई समीकरण अगर देना चाहो तो दे दो, स्टार डाल दो, ठीक। यदि यहाँ लिखोगे, यदि दोनों आवेशों के बीच
आवेशों के बीच कोई कुचालक माध्यम, कोई कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम, शीशा, रख दें तो देखो जब दोनों आवेश रखे गए थे Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या थी R, ऐसे था। ठीक, तो क्या था, वायु अथवा निर्वात था। अब कोई चीज ऐसा रख दी इनके बीच में जो कुचालक माध्यम हो, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान घट जाता है, यानी बल कोई दूसरा हो जाता है। यदि दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक माध्यम कागज, मोम, शीशा रख दे तो आवेशों के बीच लगने वाला बल यदि यफियम हो तो, देखो यम माने मीडियम, दूसरा माध्यम बदल गया ना, तो यफियम हो तो यफियम बराबर हो जाएगा 9 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर के लिखोगे। ठीक, यहाँ कैपिटल के लिखना, वहाँ जो हम लिखे थे स्मॉल के लिखे थे, ये ध्यान देना, ये जो लिखे थे हम स्मॉल के लिखे थे ऊपर। ठीक, ये कैपिटल के है। ठीक, कैपिटल के Q1 Q2/के R² हो जाएगा। ठीक, और इसको समीकरण या इसको अगर और लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 9 × 10⁹ इसका मान तो ये होता है बटे के Q1 Q2/के R²। इसको समीकरण नंबर स्टार कर लो। ठीक, अब समीकरण स्टार भागा कर दो, डबल स्टार में भाग कर दो, माने इसको और इसको भाग करोगे तो क्या आ जाएगा F/के यफियम बराबर, देखो ये पूरा लिखो कि क्या आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। जब भाग दोगे तो केवल बचेगा के, क्या बचेगा, के बचेगा, भाग दे लो ये बचेगा ना। हाँ, अरे भाग देखो, ये F/के हम लोग क्या लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, यफियम, यफ का मतलब 9 × 10⁹ Q1 Q2/के R²। यफियम क्या करोगे, देखो 9 × 10⁹ Q1 Q2/के R²। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो 9 × 10⁹ Q1 Q2/के R², ये जाएगा ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2, इससे सब कैंसिल हो जाएगा, इससे यही बचेगा। क्लियर है ना, तो इसको मिटा दे। तो यहां से फिर क्या आ जाएगा, F बराबर के यफियम, या इसको लिख सकते हो यफियम बराबर 1/के यफ। ये यफियम क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। कब, जब कोई कुचालक पदार्थ रख दिए हैं। यफ कब है, जब दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात है। समझ में आ गया, तो यहां से रिजल्ट लिख सकते हो, ये स्पष्ट है कि गुना ही हो जाएगा, हो जाएगा यदि दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक रख दे तो उनके बीच लगने वाला बल
वायु अथवा निर्वात में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल का कितना गुना हो जाए, 1/k गुना हो जाएगा, अर्थात घट जाएगा, अर्थात घट जाएगा। 1/2 k गुना का मतलब क्या होता है, आधा। अगर k बराबर 2 हो जाए तो आधा हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। वायु, पहला नोट हो, वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान k बराबर 1 होता है। दूसरा, अन्य कुचालक पदार्थ के लिए k इज ग्रेटर देन 1 होता है। k इज ग्रेटर देन 1 का मतलब k का मान 1 से अधिक होता है। तीसरा, धातु के लिए, धातुओं के लिए, धातुओं या कोष्टक में लिख देना लोहा, k का मान k बराबर अनंत होता है, k का मान अनंत होता है। ठीक, देखो k का मान अनंत हो जाएगा, अर्थात चूंकि एम बराबर क्या होता है, 1/k एफ, तो यदि k बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/∞ बराबर क्या होता है, 0। अतः लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0। लगने वाला बल किसके बीच, लगने वाला बल 0 हो जाएगा, किसके बीच, आवेशों के बीच। ठीक है ना। अब हेडिंग में लिख लेना, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान मात्रक तथा बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र आप कैसे लिखे जी, कैसे, ठीक, चालू है ना जी। पहले तो मान निकालते हैं, पहले मान, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9। वास्तव में होता क्या है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के कूलाम स्क्वायर, यही ना होगा। ये इसका पूरा मान निकालोगे ये, ठीक, तो इसका मान निकालोगे तो एफ आर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर अगर लिखना हो तो एफ आर स्क्वायर बटे के Q1 Q2 हो जाएगा ना। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के कूलाम स्क्वायर, यही हो गया ना। तो अब क्या हो जाएगा, हमको एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है। ठीक, तो अतः एप्सिलॉन 0 बराबर, एप्सिलॉन 0 का मान जब उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के पावर 9, और वो उधर जाएगा तो गुणे 4 पाई। ठीक, एप्सिलॉन 0 ये इधर आएगा और ये हो जाएगा C स्क्वायर बटे के न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया,
अगर एप्सिलॉन 0 के उधर ले गए, इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा, इसको देख लेना। ठीक, अब यहाँ पे लिखोगे 1/9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 4, पाई का मान होता है 3.14 होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन 0, इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे पूरा, ठीक, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं इसका 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का मान है, पूछता है। ठीक है, मात्रक क्या होगा जी, क्यू सी का मतलब कूलाम स्क्वायर ना, कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 होगा, यही ना होगा। एप्सिलॉन 0 का बीमा देखो ये -1 है ऊपर, कूलाम के क्या होगा ए टी के स्क्वायर, ए टी के स्क्वायर लिख सकते हो। न्यूटन के क्या होता है यम यल टी -2, ये पे -1 है। मीटर का क्या होता है यल पे -2, सही है ना, मीटर पर -2 था, यही है ना, क्लियर हो गया। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा यम पर -1 यल पर -1, टी पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना, ये पे क्या हो जाएगा यल पर -2। फाइनली ये आएगा क्या, ए स्क्वायर टी पर 4 यम पर -1 यल पे -3, यही ना आएगा जी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 की बीमा। क्लियर हो गया। एक चीज़ और नोट में लिख लो, देखो हम क्या लिखे थे पहले, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर, वायु अथवा निर्वात के केस में, वायु जब निर्वात, ये नहीं लिखे थे, लेकिन जब कोई माध्यम रख दिए थे एफएम बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे के कोई लिए थे ना, Q1 Q2 R स्क्वायर। ये क्या था, कुचालक माध्यम, कुचालक माध्यम। तो यहाँ से क्लियर है। अतः हम लिखे क्या है, एप्सिलॉन 0 के जगह अगर कोई एक दूसरी संख्या दे दे, ये कैपिटल के है, ठीक, अगर हम, चूंकि ये दोनों मिला के क्या है, ये भी तो माध्यम के लिए था, ये भी माध्यम के लिए था, अगर हम एप्सिलॉन 0 के जगह केवल एक एप्सिलॉन लिख दें, लिखा जा सकता है ना, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा के बराबर एप्सिलॉन बटे के एप्सिलॉन 0। अब दोनों के बारे में बताओगे, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन 0 क्या था, निर्वात की या वायु क्या वैद्युतशीलता, ठीक, बस यही चीज़ थोड़ा सा इसमें नोट में लिख लेना, क्योंकि इस पर एग्जाम्पल आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।